Bismillahirrahmanirrahim. In this video session, I'm going to explain the concept of object-oriented program activities through using some programs. Program number one, write a C++ program implementing a class with the name circle. Class का नाम क्या होना चाहिए? Circle होना चाहिए. Having two functions, उसमें दो functions होने चाहिए with the names getRadius. एक का नाम गेट रेडियस होना चाहिए और दूसरे का नाम कैल एरिया होना चाहिए. द फंक्शन शुड गेट द वैल्यू फॉर द रेडियस, जो कि गेट रेडियस का फंक्शन उसमें क्या होना चाहिए? गेट द वैल्यू ऑफ द रेडियस फ्रॉम द यूजर. यूजर से वैल्यू पूछे एंड देन कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सर्कल. तब वो सर्कल का एरिया कैलकुलेट करे एंड डिस्प्ले द रिजल्ट, और बाद में उसका रिजल्ट डिस्प्ले कर दे. ठीक है, तो हमने क्या किया? क्लास हम क्लास बना लेते हैं. ठीक है, क्लास का नाम क्या है? इसमें क्लास का नाम उसने कहा कि सर्कल, तो आप क्लास का नाम सर्कल लिख लें. ठीक है, और उसमें कितने फंक्शन होने चाहिए? दो फंक्शन होने चाहिए. एक गेट रेडियस और दूसरा फंक्शन कौन सा? गेट रेडियस का लिखा. गेट रेडियस वाले में क्या हो रहा है? सी आउट वो कह रहा है एंटर द रेडियस, और सीन कर रहा है रेडियस में हो रहा है. और नेक्स्ट वोइड कैल एरिया होना चाहिए. ये एक कैल एरिया लिख बना लिया. ठीक है, तो ये मैंने एक इसका बना लिया, ये इसका सर्कल बन गया, और ये इसका आप कह ले कि मैं यहां पे लाइन लगा. तो अब इसके बाद सी फ्लोट एरिया. कैल एरिया में क्या है? फ्लोट एरिया एक वेरिएबल है जिसकी डेटा टाइप फ्लोट है, और ये 3.1416 ये इसकी पाई की वैल्यू टाइम आर स्क्वायर रेडियस पाई आर स्क्वायर. ठीक है, तो इसके बाद एरिया ऑफ सर्कल मैसेज देगा और यहाँ पे वो एरिया शो कर देगा. ठीक है, इसके बाद हम मेन को कॉल करते हैं, और मेन में क्या लिखा? सर्कल क्लास का नाम है, और सी इसके ऑब्जेक्ट का नाम है. सी हमने इसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया. ठीक है, और ऑब्जेक्ट के थ्रू हम गेट रेडियस को कॉल कर रहे हैं, और फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कैल एरिया को कॉल कर रहे हैं. ठीक है, तो इसके बाद वो क्या कर देगा? इनकी वैल्यू शो कर देगा. और इसके बाद हम मूव करते हैं सैंपल आउटपुट की तरफ. एंटर द रेडियस 5. अगर हम 5 ये रेडियस देती है तो वो एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करके हमें वो आंसर दे देगा. तो ये एक प्रोग्राम था जी, जिसमें हम क्लास बनाई. हमने क्या किया? एक क्लास बनाई और क्लास का नाम सर्कल था, और उसके बाद दो उसमें फंक्शन बनाए, गेट रेडियस एंड कैल एरिया, क्योंकि ये उसने मेंशन किए थे, तो इसने हमने इसी नाम से हमने इसमें फंक्शन बना दिए. फिर हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया और बाद में हमने एरिया को डिस्प्ले कर दिया. नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ मूव करते हैं, और इस प्रोग्राम में क्या कहा जा रहा है? Write a C++ program implementing inheritance between employee base class and manager. Employee base class है, यानी कि पेरेंट क्लास एम्प्लॉय होनी चाहिए, एंड मैनेजर इज द ड्राइव क्लास, जो कि ड्राइव क्लास कौन सी होनी चाहिए? मैनेजर. तो इसमें क्या हो रहा है? क्लास एम्प्लॉय पब्लिक वॉइड डिस्प्ले सी आउट आई एम एन एम्प्लॉय. और इसके बाद क्लास मैनेजर लिखी. ठीक है, क्लास मैनेजर, और ये कॉलन, ये चाइल्ड क्लास का नाम होता है, और ये पेरेंट क्लास का नाम होता है. ठीक है, आप हमेशा पब्लिक ही उसको इनहेरिट कर सकते हो. ठीक है, क्लास मैनेजर कॉलन पब्लिक एम्प्लॉय, आपने पब्लिक लिखा और यहाँ पे वॉइड शो लिख दिया, और सी आउट आई एम मैनेजर. ओके, इसके बाद क्लास एंड होगी, दोनों क्लासेस को एंड कर दिया. और यहाँ पे मैनेजर्स एम, मैनेजर इज द क्लास नेम, एम इज द ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजर क्लास, एम डॉट डिस्प्ले. इसके बाद एम डॉट डिस्प्ले, एम ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहा है. डिस्प्ले तो इसका फंक्शन है नहीं है, तो ये किसका फंक्शन है? ये पेरेंट क्लास का फंक्शन है, क्योंकि इसकी पेरेंट क्लास है, तो इसलिए इसको भी वो क्या कर सकता है? पेरेंट फंक्शन है इसका, तो इसको भी वो कॉल कर सकता है. ठीक है, एम डॉट शो जो कि इसका अपना फंक्शन है. एम डॉट शो इसका अपना फंक्शन है. ये देखे ना, लिखा गया ये एम्प्लॉय का, ये देखें मैनेजर क्लास थी ना, ये मैनेजर क्लास थी, इसका अपना शो इसका अपना फंक्शन है, तो वो इसको तो वो कॉल कर लेगा ना. ठीक है, जबकि डिस्प्ले इसकी पेरेंट क्लास का फंक्शन है.
ठीक है। तो जब वो डिस्प्ले करेगा, डिस्प्ले केस में वो पेरेंट क्लास के फंक्शन को कॉल करेगा जो कि डिस्प्ले मैसेज डिस्प्ले करेगा आई एम एन एम्प्लॉय। ठीक है, एम डॉट शो जो कि इसका अपना इट सेल्फ फंक्शन है जिसमें लिखा आई एम ए मैनेजर। तो ये मैंने आपको मैनेजर क्लास का एक यानी कि पेरेंट क्लास और एक चाइल्ड क्लास का बिहेवियर बता दिया कि वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम नंबर 3, राइट अ प्रोग्राम इंप्लीमेंटिंग अ क्लास विद द नेम const dest having constructor and destructor function in its body। ठीक है, ये क्लास का नेम यही होना चाहिए जो कि मेंशन किया हुआ क्लास const dest, ये क्लास का नाम लिख दिया। पब्लिक const constructor called, अब देखिए ये कंस्ट्रक्टर बना दिया। याद रखें कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम मस्ट बी सेम होना चाहिए, अगर सेम होगा तो कंस्ट्रक्टर बनेगा। और कंस्ट्रक्टर की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि जब आप इसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, क्लास कॉन्स्ट डस्ट लिखा, कॉन्स्ट डेस्ट सीओड लिखा, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ये मैसेज कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया। और फिर हमने डिस्ट्रक्टर भी लिखा। डिस्ट्रक्टर उस वक्त एग्जीक्यूट होता है और ये भी ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है जब हम इस क्लास के ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं। यूजली हम डिस्ट्रक्टर उस वक्त कॉल करते हैं जिस वक्त हमने मेमोरी रिलीज करवानी हो या जितने भी चीजें हमने ओपन की हो उनको क्लोज करवाना हो, मेमोरी से रिसोर्सेज को फ्री करवाना हो, तो हम डिस्ट्रक्टर कॉल करते हैं। सीओ डिस्ट्रक्टर कॉल कर दिया, ये फंक्शन लिखा और उनमें आउटपुट डिस्प्ले कर दी। और इसके बाद इंटीजर मेन क्लास में मैंने क्या लिखा, क्लास का नाम क्या था, कॉन्स्ट डेस्ट, और उसका जस्ट मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया बस। तो ये ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल भी हो जाएगा और बाद में डिस्ट्रक्टर कॉल भी हो जाएगा और रिटर्न 0 कर देगा, ये इसकी आउटपुट आएगी। नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ मूव करते हैं। राइट अ प्रोग्राम C++ इंप्लीमेंट अ क्लास विद द नेम टाइम, क्लास का नाम टाइम होना चाहिए। दिस क्लास शुड हैव अ कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज द टाइम, आवर्स मिनट्स एंड सेकंड में वो इनिशियलाइज करे, इनिशियलाइज टू 0। द क्लास शुड हैव अनदर फंक्शन नेम टू seconds to convert and display and time passed by object into seconds। ठीक हो गया। क्लास टाइम, अगर क्लास का नाम टाइम है तो फंक्शन का नाम जो कंस्ट्रक्टर उसका नाम भी टाइम ही होना चाहिए। और इसके 3 वेरिएबल्स है, 3 इसके फील्ड्स है, हम इसको फील्ड्स भी कह सकते हैं, वेरिएबल्स भी कह सकते हैं। इंटीजर, आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स, ये क्लास वेरिएबल्स हैं जो कि विद इन द क्लास ओनली कैन बी एक्सेस। अगर इसको मैं मेन में लिखूंगा ना आवर्स को, तो वो कहेगा अनडिफाइंड आवर्स। इसी तरीके से मिनट्स को भी और सेकंड्स को भी, जो क्लास वेरिएबल होती हैं वो सिर्फ क्लास में ही एक्सेस किए जा सकते हैं। टाइम मैं लिखा, टाइम क्लास का कंस्ट्रक्टर बन गया क्योंकि क्लास का नाम और फंक्शन का नाम सेम हो तो वो कंस्ट्रक्टर बन जाता है। आवर्स इक्वल टू 0 कर दिया, मिनट्स इक्वल टू 0 कर दिए और सेकंड्स इक्वल टू 0 कर दिए, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का पर्पस बेसिकली मेम के वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना होता है और इनिशियली वैल्यू को गेट करना होता है, जो बेस वैल्यू को गेट करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर यूजुअली यूज करते हैं। वो इट सेट टाइम, सेट टाइम में क्या करेगा, ये फंक्शन होगा जो आवर की वैल्यू लेगा, मिनट्स की वैल्यू और सेकंड की 3 वैल्यू एज ए आर्गुमेंट के तौर पर वो रिसीव करेगा। इंटीजर आवर मिनट्स एस, जो एज की वैल्यू होगी वो आवर में स्टोर कर देगा और ये के क्लास का वेरिएबल है। जो एम की वैल्यू होगी वो मिनट्स में स्टोर कर देगा और एस की वैल्यू वो सेकंड में स्टोर कर देगा। void टू सेकंड, ये हमारा एक दूसरा फंक्शन है जो क्या करेगा क्लास में, इंटीजर टोटल, ये टोटल स्टोर करेगा, टोटल वेरिएबल है जिसमें क्या करेगा, आवर्स को 3600 से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, मिनट्स को 60 से मल्टीप्लाई करेगा और सेकंड को, यानी टोटल सेकंड्स में इसका आंसर चाहिए। सेकंड को एज इट इज लिख देगा, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आवर्स को सेकंड में मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसका आंसर टोटल में आ जाएगा और टोटल सेकंड्स बाद में हम शो कर देंगे। ठीक हो गया, ये क्लास का एंड होता है। अब हम मेन की तरफ जाते हैं। इंटीजर मेन टाइम टी, जब मैं ये ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करूंगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा,
क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और सब की सब आवर्स की वैल्यू भी 0 इनिशियलाइज हो जाएगी, यानी कि आवर्स जो वैल्यू है उसमें आवर की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, मिनट की वैल्यू भी 0 आ जाएगी और सेकंड की वैल्यू भी 0 इनिशियलाइज हो जाएगी। जी, इसके एग्जीक्यूट होने पे कौन सा फंक्शन चल जाएगा? इसके एग्जीक्यूट होने पे आपका ये फंक्शन इनिशियलाइज हो जाएगा, ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देगा, आवर को भी 0, मिनट्स को भी 0 और सेकंड को भी 0। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वो करता है टाइम, वो कॉल कर रहा है सेट टाइम फंक्शन को विद पैरामीटर्स 1 के साथ, 30 के साथ और 45 के साथ। तो ये कैसे रिसीव, ये कौन रिसीव करेगा उसको? ये सेट टाइम जो पहली वैल्यू होगी ये 1 इसके पास आ जाएगा, सेकंड वैल्यू जो होगी m की वैल्यू क्या थी? m की वैल्यू आई थिंक 30 थी शायद, 30 और नेक्स्ट की 45। जो m की वैल्यू वो 30 इधर आ जाएगी और s की वैल्यू 45 वो इधर आ जाएगी। तो h में क्या आ जाएगा? आवर के पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, m की वैल्यू 30 और सेकंड की वैल्यू 45, ये वैल्यू इससे इनिशियलाइज हो जाएगी। और इसके बाद क्या हो रहा है? बाद में वो कह रहा है t.t सेकंड्स, 2 सेकंड, इसको भी कन्वर्ट कर रहा है सेकंड्स में। तो ये क्या करेगा? ये देखें, सेकंड्स वो जो 45 हो 45 ही रहेंगे, ठीक है। मिनट्स कितने थे? 30, 30 को वो 60 से मल्टीप्लाई करेगा और आवर्स कितने थे? 1, 1 को वो 3600 से मल्टीप्लाई करेगा और टोटल में स्टोर कर देगा और बाद में वो टोटल इतना डिस्प्ले भी कर देगा। और इसके बाद क्या होगा? रिटर्न 0 और ये सैंपल आउटपुट के तौर पर ये इसका रिजल्ट आएगा। और लास्ट में मैं क्या कहना चाहूंगा, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच।